मास्टरिंग फिजिक्स विद ब्रजेश द्विवेदी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम। एक पॉइंट अगेन आई विल स्पीक आउट बिफोर यू कि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट यदि हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शुड हैव नोटबुक एंड पेन विद यू। हर एक चीज़ आप नोट करते जाइए, ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। यदि आप रिकॉल करें कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमने बताई आपको कि चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टी के तौर पे हमने आपको बताया था कि चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है एंड चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। आज पहले हम छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड देन आई विल स्टार्ट द लेसन फॉर टुडे। तो पहला क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है, मैं लिख देता हूं, आप भी उसको नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव and negative charge present in a cup containing 250 gram of water. I repeat, the question says what is the total amount of positive and negative charge that is present in a cup containing 250 gram of water। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज किसी भी सिस्टम में, एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वहां पे सर्टेन नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले मुझे यह पता करना होगा कि 250 ग्राम का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वी हैव इट। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने से क्या होगा, आपके पास ये मालूम हो जाएगा कि यदि एक मोल में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू इन फैक्ट एवोगाड्रो नंबर, तो उतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और यदि एक बार नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम हो जाता है तो फिर मुझे यह देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे मुझे 250 ग्राम ऑफ वाटर में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वी कैन फाइंड इट आउट। तो पहले आप देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले नंबर ऑफ मोल्स n, ये क्या होगा, मास बाई मोलर मास। सो यू हैव 250 gram and molar mass is 18, so number of moles is 250 by 18। और आपको पता है कि number of moles is also equal to total number of molecules divided by Avogadro number। Na क्या बच्चे, Avogadro number है। इसका मतलब ये हुआ कि total number of water molecules N should be equal to 250 by 18 into Na, जहां पे Na क्या है, Avogadro number। इसकी वैल्यू क्या होती है तो आपको पता होगा, यू हैव 250 बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। सो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। दीज मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है, यदि एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। एक हाइड्रोजन के एटम में वी हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो दो हाइड्रोजन के एटम में 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 10 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर रहा हूं, जो क्वेश्चन है आपने जरूर लिख लिया होगा।
तो मैंने क्या कहा कि in one molecule of water क्या होता है, 10 is the number of protons and 10 is the number of electrons. अब आप यहां पे देखिए कि capital N, which is number of water molecules, is these many. तो यदि मैं आपको ये निकालूं कि this is the number of water molecules, और एक वाटर के मॉलिक्यूल में there are 10 protons and 10 electrons. तो यदि मैं कहूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 250 बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 दीज मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड एक वाटर मॉलिक्यूल्स में देयर आर 10 प्रोटॉन्स. तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर हो गया. लेकिन मुझे निकालना है चार्ज, तो आपको पता है कि टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू n इंटू ई. सो इफ दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, यू कैन मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. If you calculate it, it comes out to be approximately 1.3 into 10 का power 7 coulomb. So this is the total positive charge present. This is the total positive charge present, and this is also the total number of negative charge present. So this is total positive charge is this much. And this is also equal to total negative charge. So total negative charge and total positive charge equal है, ये कितना है, तो 1.3 इंटू 10 पावर 7 कूलम. फर्क ये होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो हम माइनस लिखेंगे. So this is the total amount of positive and negative charge present in the 250 ग्राम of water. होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसको आप लिख लीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो क्या है, लेट्स टॉक अबाउट. सेकेंड क्वेश्चन, इफ 10 to the power 9 electrons, if 10 to the power 9 electrons per second are removed out from a body. If 10 to the power 9 electrons per second are removed out from a body, then how much time will be required to give a charge of +1 coulomb on body. So क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज डालना है. कैसे डालेंगे, तो सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड आउट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 का पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी पर सेकेंड. तो यदि 10 का पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हम निकालते हैं किसी बॉडी से, तो कितनी टाइम में उस बॉडी के पास +1 कूलम का चार्ज आ जाएगा. आपको पता है कि जब कभी भी किसी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर आप हटाते हो, मतलब डिफिशिएंसी क्रिएट करते हो, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो प्लीज देखिएगा. पहली बात, एक सेकेंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड आउट. लेट अस फाइंड आउट कि एक सेकेंड में हाउ मच चार्ज इज बीइंग रिमूव्ड आउट. सो चार्ज रिमूव्ड per second
from charge removed, in fact charge removed मत बोलिए, रिमूव किया हमने इलेक्ट्रॉन, सो चार्ज गिवन टू बॉडी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एन ई, एन कितना 10 का पावर 9, ई कितना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इसका मतलब है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम ऑफ चार्ज इज बीइंग रिमूव्ड पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में। अब यहां के बाद यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, आप लिखोगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इज गिवन इन 1 सेकेंड, तो 1 कूलम इज गिवन इन 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 सेकेंड। तो जो टाइम हो गया ये हो गया 10 का पावर 19 बाई 1.6, दिस कम्स आउट टू बी 6.25 इंटू 10 का पावर 18 सेकेंड। तो इतने सेकेंड के बाद उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा इक्वल टू +1 कूलम। अब यदि आप एक छोटा सा और आइडिया लेना चाहते हैं कि टाइम आपका आ गया 6.25 इंटू 10 का पावर 18 सेकेंड, इसको यदि आप 60 से डिवाइड कर दीजिए तो दिस आंसर विल कम इन मिनट। अगेन इफ यू डिवाइड बाय 60 you get answer in hour. If you divide in by 24 you get answer, you get time in days, and if you divide by 365 you get answer in years, and if you calculate it then the t comes out to be approximately 200 years. तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि यदि 10 का पावर 9 number of electrons are removed per second from a body, then it will approximately take 200 years so that a charge of +1 coulomb can be created on a body. तो ये एक कैलकुलेशन था जिसके बेस पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1 कूलम का चार्ज इज ए वेरी बिग चार्ज। In general this is not considered very small charge. So this is all the 2 questions which I had thought of discussing with you. Now with this idea आज का जो मुझे लेक्चर आज जो मुझे पढ़ाना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। लेकिन चार्जिंग एक्सप्लेन करने के पहले मुझे 4 टर्म एक्सप्लेन करना है। वो 4 टर्म के बारे में आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सिस्टमेटिक स्टडी यदि इन चारों कर लिया जाए तो मेथड ऑफ चार्जिंग बिकम्स वेरी इजी। तो अभी मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं अबाउट 4 टर्म्स एंड व्हाट आर दोज टर्म्स, अभी मैं आपको लिख दे रहा हूं। सो अभी जिन 4 टर्म्स की बात कर रहा हूं वो टर्म्स जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो पहला टर्म्स है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। आपको पता है बट इवन देन आई वुड लाइक टू स्पीक आउट। जो सेकेंड टर्म है इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जो थर्ड टर्म एक्सप्लेन करूंगा इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। एंड जो फोर्थ टर्म एक्सप्लेन करूंगा इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ये जो 4 टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इनका फ्रीक्वेंट यूज करूंगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द मेथड ऑफ चार्जिंग। इसलिए पहले मेथड ऑफ चार्जिंग एक्सप्लेन करने के पहले मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो पहला टर्म एक्सप्लेन करूंगा कंडक्टर क्या है। हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच परमिट्स द चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कंडक्टर चार्ज को परमिट करता है टू फ्लो। आपको पता है
कि एक्चुअली चार्ज फ्लो करता, मतलब चार्ज का फ्लो करना मतलब भाई एटम में दो ही टाइप का पार्टिकल होता है जो चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हमने आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में कि प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, वो न्यूक्लियस में कन्फाइंड है, तो मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं कहता हूं कि कंडक्टर में चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स आर द मटीरियल विच परमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन आर वेरी वेरी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल बोलते हैं, जो मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। सो प्लीज राइट डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर हम क्या बोलेंगे? प्लीज राइट कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच परमिट्स द चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन कंडक्टर। अब क्या है कि कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है एंड इसके किसी लोकेशन पे आपने निगेटिव चार्ज डाल दिया, उसके एक पॉइंट पे आपने निगेटिव चार्ज डाल दिया। तो निगेटिव चार्ज डालना इसका मतलब क्या होता है? मतलब वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया है। अब इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्सन होता है, एंड रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं एंड मूव करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे वो आ जाते हैं रिपल्सन के कारण। इसका मतलब है जब एक लोकेशन पे चार्ज डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो कि चार्ज पूरे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे क्यों आया? बिकॉज सरफेस पे आने से इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाता है। तो जैसे ही आपने चार्ज डाला ये चार्ज मूव कर जाता है। ये जो चार्ज मूव करता है ये बहुत मोमेंट्री पीरियड के लिए मूव करता है। यदि आप याद करें, मैंने जब आपको डिफाइन किया था फर्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है चार्जेज एट रेस्ट और चार्ज मोमेंट्री पीरियड के लिए जो मूव करता है उसकी फिजिक्स को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो जैसे ही आपने चार्ज यहां पर रखा, ये चार्ज मोमेंट्री मूव कर गया मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी बॉडी में चार्ज। तो ये बड़ा इंट्यूटिव है कि यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण मूव कर गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी में। यदि इस बॉडी पे ये भी कंडक्टर है, यहां पे यदि हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, यदि पॉजिटिव चार्ज डाला तो क्या होता है? ये भी पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे चला जाता है। अब बच्चों को यह समझने में डिफिकल्टी कभी कभी होती है कि भाई जब हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज डाला तो कुछ नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की हमने डेफिशिएंसी क्रिएट की, तो वहां से एक्चुअली हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अब यहां से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे मोर ऑफ प्रोटॉन्स है, एंड प्रोटॉन्स की मोबिलिटी नहीं होती बच्चे, प्रोटॉन्स मूव नहीं करता है। क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो होता क्या है कि इसके फार रीजन में, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस से बाउंड होंगे। तो जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो जो इलेक्ट्रॉन अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर पे है उन पे फोर्स लगता है और वो फोर्स के कारण मूव करते हैं, और मूव करने से क्या होता है? जहां से वो मूव करते हैं वहां पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, तो अल्टीमेटली इस बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो पूरी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहां पे मूव कौन किया? इलेक्ट्रॉन मूव किया डिफरेंट पार्ट से, है ना। इसको एक बड़ा ही क्रूड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो है तो बड़ा क्रूड एग्जाम्पल, लेकिन बड़ा इंट्यूटिव है। जैसे कि मान लो यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसके फार रीजन में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑपोजिट चार्ज के साथ सेटिस्फाइड था। अब जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इन इलेक्ट्रॉन में से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वैसे तो यहां पर सेटिस्फाइड थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यहां जाने से उनका लाइफ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ह्यूमन सेंस में मैं कहना यह चाहता हूं कि हर एक बंदे को ऐसा लगता है कि नेबर्स हमारा ज्यादा खुश है,
मतलब हर एक बंदे को ये लगता है कि पास्चर इज ग्रीनर ऑन अदर साइड ऑफ द फेंस। मतलब इसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यहां जाने में हम ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो इधर मूव कर जाते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर जाते हैं। तो इस कुल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में हम ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और जहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कंडक्टर का मतलब है जहां पे चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाए। कंडक्टर किसी लोकेशन पे यदि आप पॉजिटिव चार्ज डालोगे या नेगेटिव चार्ज डालोगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मोमेंटरी करंट फ्लो करता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ ए कंडक्टर। अब तो हमने कंडक्टर डिस्कस की। अब सेकेंड पॉइंट है इंसुलेटर क्या होता है। तो जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इंसुलेटर का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को इंपीड करता है। मतलब इट डज नॉट परमिट इजिली टू चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे यदि आपने नेगेटिव चार्ज डाला या पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने पॉजिटिव चार्ज डाला, तो चूंकि यहां पे चार्ज की मोबिलिटी नहीं होती, तो जो चार्ज डालते हो वो अपने लोकेशन पे ही रहता है, वो कंडक्टर की तरह अपने आप को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो इंसुलेटर में जिस लोकेशन पे चार्ज डलता है, चार्ज स्टेज देयर ओनली, उनमें मोबिलिटी नहीं होती है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू पार्ट्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। नाउ जो थर्ड पार्ट मुझे डिस्कस करना है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। सो आई हैव डिस्कस्ड टू पार्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या हुआ, इसी को समझना है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि दो एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे एक कॉम्ब को यदि आप हेयर में रब करते हो तो उसमें चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज्ड कॉम्ब को जब पीस ऑफ पेपर पे प्लेस करते हो तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीस ऑफ पेपर वाज न्यूट्रल, कॉम्ब वाज चार्ज्ड। तो यहां पे क्या हुआ कि चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। अच्छा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, ये जस्टिफाइड है, लेकिन अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि यदि आपके पास एक बलून है, उसको यदि आप हेयर में रब करो, देन वो वुडन कार्डबोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे चिपक जाता है। तो द स्टिकिंग ऑफ चार्ज बॉल ओवर वुडन बोर्ड, ये भी एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। तो पहले में तो ये एग्जाम्पल है, हम समझते हैं कि पोलराइजेशन कैसे होता है। तो इन कॉमन सेंस इन डे टू डे लाइफ, पोलराइजेशन का मतलब होता है टू सेपरेट इनटू ऑपोजिट्स। टू मेक इट मोर क्लियर, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यू मंथ्स बैक ने एबॉलिश कर दिया आर्टिकल 370। अब कुछ इंडियन पॉपुलेशन को ऐसा लगा कि एबॉलिश करना वाज वेरी बैड, सो गवर्नमेंट को मूव को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, दे फेल वेरी बैड अबाउट इट। वेयरएज एक अदर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन था जिनको ऐसा लग रहा था कि एबॉलिश करना वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। हम कहना क्या चाहते हैं कि एक इवेंट हुआ आर्टिकल 370 का एबॉलिश होना, एंड बिकॉज ऑफ दिस इवेंट इंडियन पॉपुलेशन गेट डिवाइडेड। ये जो इंडियन पॉपुलेशन का दो पार्ट में डिवीजन हो गया, हैविंग टू ऑपोजिट व्यू, इसी को बोलते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन गॉट पोलराइज्ड ओवर द इशू ऑफ आर्टिकल 370। सो पोलराइजेशन ये हमने डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन किया। फिजिक्स में क्या हुआ
फिजिक्स में हम समझते हैं कि पोलराइज्ड बॉडी हो गया मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास, सो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर केस में पोलराइजेशन क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो यहां पे एक बॉडी है जो चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और यहां पे आपने एक कंडक्टर डाल दिया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस कंडक्टर में जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल कम दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी लेफ्ट हियर। तो हम क्या देखते हैं कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वेर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, एंड इस रॉड के आने से ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया है। तो ये जो सेपरेट हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम कहते हैं द कंडक्टर गॉट पोलराइज्ड। ध्यान दीजिएगा, जब मैं कहता हूं कि कंडक्टर पोलराइज हो गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने चार्ज यहां पे क्रिएट कर दिया है, नेट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। क्या हुआ है, इसके अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए, जिसको हमने कहा कि द कंडक्टर गॉट पोलराइज्ड। एंड सेम रीजनिंग आप समझ सकते हैं, यदि ये रॉड नेगेटिव चार्ज होता, यदि ये रॉड नेगेटिव चार्ज होता और यहां पे कंडक्टर लाते, तो ये नेगेटिव क्या करता, नेगेटिव रिपेल करता, तो नेगेटिव चार्ज दूर चले जाते, पॉजिटिव चार्ज नज़दीक में ही रह जाते। इसका मतलब है यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया, मतलब ये पोलराइज हो गया। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं जो डेवलप हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइज्ड चार्जेस। व्हाट डू वी से? वी से पोलराइज्ड चार्जेस, या इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो जब कभी भी एक कंडक्टर को हमने इस रॉड के पास रखा तो इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए, जिसको हमने कहा कि चार्ज बॉडी पोलराइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे पोलराइजेशन का फिनोमेनन वी कैन एक्सप्लेन इन द केस ऑफ ए इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कंडक्टर के बारे में, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं पोलराइजेशन इन द केस ऑफ ए इंसुलेटर। पोलराइजेशन ऑफ इंसुलेटर। आपको पता है कि इंसुलेटर में चार्जेस मूव नहीं कर पाते, तो इंसुलेटर को हम कैसे समझते हैं? इंसुलेटर को हम ये समझते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है एंड इसके चारों ओर वी हैव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म भी हो सकता है या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। जैसे यहां पे यू हैव मोर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर यहां पे यू हैव लेस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दो टाइप का एटम है, यहां पे क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म है, यहां पे क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो ये पेन है, इसका फाइनाइट शेप एंड साइज है, तो ये पूरी पेन को रिप्लेस कर सकते हो एक पॉइंट से जहां पे एंटायर मास ऑफ द पेन को यू कैन एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे एंटायर मास ऑफ द बॉडी को यू कैन एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पे जैसे आपने सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन किया, वैसे यू कैन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, मैं मान सकता हूं कि वो उसका इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, यानी जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी सेंटर ऑफ इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज इसी पॉइंट पे है। इसका मतलब है एटम ये है आपका, एंड इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि यू हैव इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है इसका इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट कर गया। इसका मतलब है ये एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल है जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
के जो सेंटर्स हैं वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, रादर दे आर सेपरेटेड। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर में इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, दे कैन कोइंसाइड, दे मे बी सेपरेटेड। अभी जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डिस्टॉर्टेबल होता है। डिस्टॉर्टेबल होता है मतलब उसके शेप एंड साइज को आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? यदि आप इसके पास में कोई दूसरी चार्ज बॉडी को ले आओगे तो चार्ज बॉडी उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या तो अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इस बॉडी पे चार्ज कैसा है, और अट्रैक्शन या रिपल्सन से ये जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। इसी को हम कहते हैं कि क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। अब देखिए डिस्टॉर्ट करने से क्या हुआ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आया। अब यहाँ पे क्या था? एटम था। पॉजिटिव चार्ज आने से जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया, एंड जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे रह गया। तो आप क्या देखते हैं कि इफेक्टिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है, एंड जो पॉजिटिव इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से दूर है। इसका मतलब है इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स कम होगा। इसका मतलब है नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इसलिए ये बॉडी इस पे अट्रैक्ट हो जाता है। यही रीजन है कि जब भी आपने एक कॉम्ब को, ये मान लीजिए कॉम्ब है, ये कॉम्ब पे यदि कुछ चार्ज नेगेटिव था तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों? बिकॉज पीस ऑफ पेपर, ये तुम्हारा पेपर है, इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर शिफ्ट कर गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर शिफ्ट कर गया। इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इन दोनों में रिपल्सन कम है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, मतलब ये बॉडी ने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसुलेटर में पोलराइजेशन का इफेक्ट है, इसी के कारण ये पीस ऑफ पेपर या बलून गेट्स अट्रैक्टेड बाय चार्ज्ड रॉड, या यहां पे बलून गेट्स अट्रैक्टेड ऑन द वुडन बोर्ड। तो ये हमने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे पोलराइजेशन हेल्प करता है एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करने में। जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। फोर्थ पॉइंट को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। सो हम समझते हैं कि ग्राउंडिंग क्या हुआ। अच्छा, ग्राउंडिंग या अर्थिंग एक ही होता है। अब ग्राउंडिंग या अर्थिंग से करते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी बॉडी पे यदि एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज पॉजिटिव हो सकती है, एक्सेस चार्ज नेगेटिव हो सकती है, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज फ्रॉम ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम अदर बॉडी ऑफ सब्सटेंशियल साइज इज नोन एज ग्राउंडिंग। तो पहली बात आप ग्राउंडिंग को लिख लेंगे, डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज फ्रॉम ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम अदर बॉडी ऑफ सब्सटेंशियल साइज को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि जिस बॉडी को ग्राउंड करनी होती है, मान लिए इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, एक्सेस निगेटिव चार्ज है, और इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट करके अदर एंड ऑफ द वायर को हम अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो अर्थ में कनेक्ट करते हैं इसी को हम बोलते हैं कि हमने ग्राउंडिंग कर दी या अर्थिंग कर दी, और ये अर्थिंग का एक सिंबॉलिक वे है रिप्रेजेंट करने का। तो क्या होता है कि जब वो अर्थ करते हैं तो यहाँ का जो निगेटिव है वो निगेटिव बॉडी से स्टार्ट होकर के अर्थ में चला जाता है, एंड फाइनली ये बॉडी न्यूट्रल हो जाता है। तो जब भी आपने
नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से मूव करके अर्थ में चला गया और ये बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। यदि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, यदि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यदि इसको आप अर्थ करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंड बॉडी पे आकर के इसके डेफिशिएंसी को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब आफ्टर सम टाइम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से इस बॉडी में आ जाते हैं कि दिस बॉडी बिकम्स न्यूट्रल, और हम कहते क्या हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, क्या मूव करता? इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी में आ जाता है। तो जब कभी भी आप ग्राउंड करते हो तो किसी बॉडी से एक्सेस चार्ज को आप रिमूव करते हो। अब अर्थ को हम मानते हैं इन्फिनाइट सोर्स या इन्फिनाइट सिंक ऑफ चार्ज। मतलब यदि अर्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो यहां पे सिंक का काम कर रहा है, यहां पे चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को लेने से इनका अपना चार्ज डज नॉट चेंज, इसकी इन्फिनाइट कैपेसिटी है। एंड उसी ढंग से यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने अर्थ किया है, इसका मतलब है अर्थ ने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया है इस बॉडी को और कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल जाने का कारण इसका अपना चार्ज इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये इन्फिनाइट सोर्स या सिंक का काम करता है। तो अर्थिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस चार्ज बॉडी पे रिमूव करते हैं by connecting it to the earth with the help of a conducting wire. So dear students, today we have discussed about four effects, not effect, phenomenon. एक को बोलते हैं कंडक्शन, जो कंडक्टर शो करता है, एक है इंसुलेटर, तीसरा हमने डिफाइन किया पोलराइजेशन, एंड फोर्थ हमने डिफाइन किया ग्राउंडिंग। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग, द वेज ऑफ चार्जिंग, और वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो चारों हमने इफेक्ट, चारों को जो हमने एक्सप्लेन किया, दीज ऑल आर गोइंग टू बी यूज देयर, इसलिए हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग। सो आज मैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ इनकरेज मी बाय liking and subscribing this video, and thank you very much.